नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता हो या ऐसा लगता हो कि नहीं आया था, तो उस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए। पढ़ लेने से बदहजमी नहीं हो जाएगी। ठीक है, आपका उद्देश्य मात्र नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न ऐसा लगता हो कि एग्जाम नहीं आया था, वो भी वीडियो में इंक्लूड है, तो दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको आप जान लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन काम में ही आएगा। जीके जीएस के क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना इतना ही है कि वीडियो देखने का उद्देश्य आपका मात्र इतना होना चाहिए, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें, पहले शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, उनका नाम बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूपा उनिकृष्णन। ठीक है, देखिए रूपा उनिकृष्णन जो है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने कुआलालंपुर में, कब हुआ था ये, 1998, ध्यान रखिएगा, 1998 कुआलालंपुर में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उन्होंने 50 मीटर राइफल ग्रीन में जो है ये उन्होंने क्या किया था, राइफल प्रोन में इन्होंने ये स्वर्ण पदक हासिल किया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पुरुष कौन है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो वो है मिल्खा सिंह, धावक मिल्खा सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साक्षरता का मानक क्या है। मतलब 2011 के जो जनगणना जो हुई थी, उसमें साक्षरता का मानक क्या था, किसको साक्षर माना गया था या किसको साक्षर माना जाता है, क्या नियम है। तो देखिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ या पढ़ लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। यही साक्षरता का मापदंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का अवधारणा जो है ये सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, हाँ, यूएसएसआर। ठीक, अगला प्रश्न है कि यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक का यक्षगान नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े नहीं, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है ये जब हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल मिला के कितने मौलिक कर्तव्य हैं भैया, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो हाफिजा नृत्य आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो बांगर, क्या कहते हैं भैया, बांगर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य की है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में अगर जाएं, 10 की वृद्धि अक्सर आपसे पूछता है, तो 10 की वृद्धि जो है वो 17.64% है इस समय। ठीक है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के लगभग 200 मिलियन लोगों के साथ देश में सबसे बड़ा घनी आबादी वाला राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश जो है की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और सिक्किम की जनसंख्या क्या है, सबसे कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल। ठीक है, जिसको संक्षिप्त में आप डीएनए बोलते हैं, क्या है, वह अणु है जो किसी जीव के विकास और कामकाज के लिए आनुवंशिक जानकारी रखता है। डीएनए जो है दो जुड़े हुए धागों से बना होता है, जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से क्या, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखते हैं। एक आकृति जिसे डबल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कथकली नृत्य का संबंध जो है ये केरल से है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया गदर पार्टी से संबंधित था, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी का जन्म जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टेरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। गदर पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो सरदार मोहन सिंह भागना को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई। तो सिजदा और पैबोस प्रथा जो है ये बलबन ने चलाई थी। ठीक है, अभी कल जो है नौरोज, नौरोज त्योहार के संबंध में प्रश्न आया था।
तो नवरोज त्योहार का संबंध किससे है? पारसी धर्म से। सिजदा पैबोस का संबंध भी किससे है? पारसी धर्म से ही है। ठीक है, तो बलबन पारसी धर्म से ही संबंधित है, मतलब ईरानी से, ईरान का मतलब है ना। हाँ, ठीक है, तो सारी चीजें ईरान से लिंक है। अगला प्रश्न है नवरोज क्या है? तो कल आपको बताया था मैंने जो है ना, ये नववर्ष का त्योहार है, पारसियों का नववर्ष का त्योहार है, ईरानियों का नववर्ष का त्योहार है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भैया? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन आया था ऊपर, जो है राष्ट्रमंडल खेल संबंधित क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम मतलब प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या पूछा? राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, तो वो है गीता फोगाट। ठीक, अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन कितने सेट का होता है? बैडमिंटन जो है टोटल 3 सेट का होता है। ठीक है, कल भी बैडमिंटन के ऊपर क्वेश्चन आया था, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न खेती, इस पे आधारित क्वेश्चन आया था। स्लैश एंड बर्न खेती क्या होता है? एक प्रकार की शिफ्टिंग खेती है। क्या है? शिफ्टिंग खेती है, एक कृषि प्रणाली जिसमें किसान नियमित रूप से कृषि योग्य क्षेत्र से दूसरे में जाते हैं। कहने का मतलब ये, जहाँ पे जंगल होता है उस जंगल को जला के उसको खेती योग्य बनाते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, जब तक उपजाऊ रहती खेती करते हैं, जो उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस जगह छोड़ के हम दूसरी जगह चले जाते हैं। इसको शिफ्टिंग खेती कहा जाता है, या स्लैश एंड बर्न खेती कहा जाता है। इसमें बर्न वर्ड आया है ना, मतलब उसको जला दे रहे हैं, वहाँ की जो घास फूस जला के उसको खेती योग्य बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें काम की बात जो है वो आप जान लीजिए, जो अक्सर पूछा जाता है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस जो स्थानांतरित खेती है या स्लैश बर्न खेती है, उसको क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत की अगर बात करें तो झूम कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र या बस्तर जो जिला है मध्य प्रदेश में जो है, वहां पर बेवर और दहीवार कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिणी राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर जो है जरा और एरका कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहां पे बत्रा कहते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर जो है पोडू कहा जाता है। केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इसको कुमारी कहते हैं। और उड़ीसा में क्या कहते हैं भैया? कमन, धींगा और धाबी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में आपसे हस्तांतरित खेती का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है योकोहामा, जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसके संबंध में क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या है भैया ये ABVKY योजना? ये जो है ईएसआई अधिनियम 1948 धारा 2(9) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय है, जो जीवन में एक बार 90 दिनों तक राहत भुगतान के रूप में इसका प्रावधान है इसके अंदर। ठीक है, जीवन में एक बार 90 दिनों तक के लिए। ठीक है, इस योजना को 1/7/2018 से पायलट आधार पर 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा, इस योजना को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है इसको फिर आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राइट टू हेल्थ केयर एक्ट पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो है राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच का संबंध पता किसने लगाया, या वैद्युत क्षेत्र की खोज किसने की? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध स्थापित किया था। डेनिश भौतिक विज्ञानी थे हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौष अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन था। पौष अधिनियम क्या है भैया? पौष अधिनियम जो है 2013 में आया था। क्या है ये? कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। कुल मिला के इसका जो कंक्लूजन है कि पौष अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा 2013 में लाया गया। क्यों लाया गया? कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है उससे उनको बचाव के लिए और कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण डेवलप करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 79 पूछा गया था, 79 का संबंध क्या है या क्या है ये? देखिए, अनुच्छेद 79 का संबंध है एक सदन का गठन, मतलब भारत में एक सदन होगा। ठीक है, मतलब भारत के विधानमंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं होगी और परिणाम स्वरूप वे विधानमंडल के सत्रों में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, कुल मिला के अनुच्छेद 79 का मतलब क्या है? सदन, संसद का गठन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? ठीक है, तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। ठीक, अगला प्रश्न है
कि संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है, तो संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक हैं गोविंदाचार्य। अगला प्रश्न लक्षद्वीप से संबंधित था। लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लक्षद्वीप का जो लिंगानुपात है वो 946 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 92.28% है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, तो धर्मपाल इसका राइट आंसर है। ठीक है। पाल राज्य की अगर बात करें तो इसके संस्थापक गोपाल थे, एक स्थानीय सरदार थे जो 8वीं शताब्दी के मध्य में अराजकता के दौर में सत्ता में आए थे। उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने राज्य का बहुत विस्तार किया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर नियंत्रण किया था। ठीक है, ज्यादा समय के लिए नहीं। ठीक। अगला प्रश्न है कि अल्टीमेट खो खो कब शुरू हुआ, तो अल्टीमेट खो खो जो है 2022 में स्टार्ट हुआ। वेम्पति गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, तो मंगल ग्रह का रंग जो है फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, इसका मतलब साफ साफ समझिए जंग लगा लोहा। मंगल की रेतीली मिट्टी को उसका विशिष्ट रंग लाल रंग देता है जंग लगा लोहा, मतलब फेरिक ऑक्साइड। लाल रंग ग्रह की सतह पर मौजूद लौह समृद्ध खनिजों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। मंगल जंग से एक प्रकार से समझिए ढका हुआ है। ठीक है। अपने लाल रंग के कारण मंगल का नाम रोमन युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और सौर मंडल पे एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें डिटेल जानकारी है, नहीं देखा तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है। 2011 के जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है। जनगणना पर क्वेश्चन अभी आया था कि भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया था। अब आज क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है। ठीक है, तो ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, उसके बाद से जनगणना अभी नहीं हुई है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल 2020 में जो हुआ था टोटल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, और भारत ने इसमें बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। 9 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में रिकॉर्ड संख्या में 54 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था और भारत ने टोटल जो है 19 पदक जीते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्टर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो फास्टर ऐप जो है भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एनबी रमन्ना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पुराना चुकी है इसलिए भूतपूर्व बोल रहा हूँ। ठीक है। फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है। क्या है ये, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश प्रदान करता है या जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी फैसले के डॉक्यूमेंट हैं उनको स्थानांतरित करता है सुरक्षित रूप से। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। अब जरा कमेंट करके आप बताइएगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ये समझ लीजिए आप कि मुझे नहीं आता है, आप कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में परोपकारी और कला संग्रहकर्ता किरण नादर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भैया ये कौन सा सम्मान है, ये है सेवेलियर डेला लेगिनियन डी होनूर, मतलब नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किसने दिया, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन के द्वारा ये प्रदान किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हॉकी में गोल पोस्ट से पेनाल्टी स्पॉट की दूरी कितनी होती है, तो 6.40 मीटर। ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए 0.15 मीटर मतलब 6 इंच के व्यास का एक स्पॉट होता है जो कि गोल पोस्ट के मध्य से 6.40 मीटर मतलब 7 यार्ड पर स्थित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए जो है कितने इंच का व्यास होता है, तो 0.15 मीटर मतलब 6 इंच का व्यास का एक स्पॉट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है, तो 1037 है। ठीक है। देखिए लिंगानुपात के ऊपर दो क्वेश्चन करा चुका, हो सकता है दोनों क्वेश्चन आए हों, या हो सकता है एक भी ना आया हो, या हो सकता है एक आया हो। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था आपसे जो है कि वीडियो जब भी देखिए तो ऐसा नॉलेज लेने के लिए देखिए। ठीक है, मन में नेगेटिविटी मत रखिए, नकारात्मक भावना मन में मत रखिए जो है। ठीक है, बहुत प्रयास करके बहुत संघर्षों से वीडियो को बनाया जाता है, क्वेश्चन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका उद्देश्य मात्र नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं काम आएगा, कहीं और काम आएगा, निश्चित तौर पर आपके काम आएंगे। ठीक है, तो नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन को
याद करिए, तैयार करिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद और ख्याल किस घराने की एक शैली है? तो विष्णुपुर घराना। ठीक है, विष्णुपुर घराने की विशिष्ट शैली ध्रुपद शैली है। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर वर्तमान समय की बात करें तो डागर ध्यान रखिएगा, डागर घराना। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध घराना इसका डागर घराना है, जो कि डागर बाणी या डागर घराने के लिए गाते हैं। अच्छा, ये ध्रुपद क्या है? ध्रुपद जो है संगीत के माध्यम से, संगीत के नोट के माध्यम से भगवान की आराधना करने का एक तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति को तीसरी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कि हरित क्रांति को पूछा जाता है अक्सर, हरित क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? तो हरित क्रांति को तीसरी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। क्या है ये? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पहल की अवधि थी जिसने फसल की पैदावार और कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि देखी। भारत की अगर बात की जाए तो 1960 के दशक में, 1960 दशक के आखिरी दौर में पंजाब से हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ई रूपी ऐप किसने लॉन्च किया? तो वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 2 अगस्त 2021 को ई RPUI पेश किया, जो क्यूआर कोड या MS स्ट्रिंग पर आधारित एक प्रीपेड व्यक्ति विशिष्ट, उद्देश्य विशिष्ट ई वाउचर है, जिसे लीक प्रूफ बनाने के लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला हॉकी क्लब जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया भैया? 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि कितना है? तो ऊपर क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया था। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ, लेकिन इसका आंसर मैंने ऊपर बता दिया था। तो 17.7%। ठीक है, वहां पे 64 बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ऑप्शन में रहेगा, मतलब डेसिमल के पहले का सही होना चाहिए, डेसिमल के बाद का इधर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? यह शहर ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर के प्रसिद्ध दिवस केंद्र के कारण जाना जाता है। ठीक है, यह शहर भारत में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस शहर को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि होला मोहल्ला त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि बनाना किक किस खेल से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। बनाना किक का संबंध जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल खेल में बनाना किक एक ऑफ सेंटर किक है, जो गेंद को घुमाती है या हवा में अचानक दिशा बदलती है। खिलाड़ी किक करते समय गेंद पर चक्कर लगाकर ऐसा करता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि बनाना किक का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला कौन सा भौतिक सिद्धांत है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनाना किक का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला भौतिक सिद्धांत कौन सा है? तो है हुक का नियम। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार 1980 में स्थापित किया गया। ठीक है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स की अगर बात करूं तो वर्ष 2023 का जो है ये जो पुरस्कार है, जो है तानसेन पुरस्कार है, जो है ये कर्नाटक के पंडित गणपत भट्ट हसनगी को प्रदान किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीज है ये। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 39 से पूछा गया। देखिए अनुच्छेद 39 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 39 का उद्देश्य जो है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इससे सामान्य लाभ हो। राज्य को धन को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोकना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान प्रयास के लिए समान भुगतान किया जाना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 39 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 326 क्या कहता है ये कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचक मेष्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन किसके आधार पर होंगे भैया? वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, और वयस्क किसको माना जाता है? ये तो पता ही होगा ना, 18 साल।
अगला प्रश्न है कि निपुण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2021 इसका राइट आंसर है। ठीक है, उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई 2021 को NIPUN निपुण, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उदय शंकर किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो कथकली आपको ध्यान रखना है, मतलब उदय शंकर का संबंध किससे है? कथकली से है। अगला प्रश्न है कि बाली यात्रा का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? भैया ये उड़ीसा में मनाया जाता है, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ये अनुच्छेद 32 है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिट आपको ध्यान में ना, परमादेश रिट आया, फिर रिट कितने प्रकार का होता है ये आया जो है, आज ये पूछ लिया। ठीक है, ये सब सारी बातें क्या है? रिट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1951 के एशियाई खेलों में कुल कितने देश शामिल हुए थे? कुल 11 देश शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंग लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से संबंधित है ये। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है चिल्का झील। चिल्का झील केवल भारत की ही नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी ये सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, यह झील भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है और 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, मतलब मान लीजिए ये उड़ीसा आपका। ठीक है, और वहीं अगर अंतर्देशीय नमक झील की अगर बात की जाए तो है सांभर झील। कौन सी झील भैया? सांभर झील। कहाँ है ये? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं भैया ज्योतिबा फुले। ठीक है, 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसी साल इनकी ये पुस्तक आई थी गुलामगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सर्वप्रथम फीफा कप जीता था? उरुग्वे ने जीता था। किसने जीता था भैया? उरुग्वे ने। उरुग्वे की टीम ने अर्जेंटीना को 4-2 गोल से हराया और विश्व कप जीतने वाला पहला राष्ट्र बन गया उरुग्वे। आज का अंतिम प्रश्न है कि छन्नू लाल मिस का संबंध किस घराने से है? तो छन्नू लाल मिस का संबंध जो है किराना घराने से है। ठीक है, तीसरा से टोटल 60 क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपको कराया है। ठीक है, जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको PDF में डालने का प्रयास करूंगा और लास्ट टाइम जाते समय फिर आपसे वही कहना चाहूंगा, वीडियो जब भी देखिए तो नॉलेज पाने के उद्देश्य से वीडियो पे क्लिक किया करिए, नॉलेज पाने के उद्देश्य से वीडियो को देखा करिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, काम करने का उत्साह मिलता है और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाने का मन करता है। ठीक है, दूसरी बात ये, चैनल पर अगर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, साफ और स्पष्ट बात है। ठीक, पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।